अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आगे भी इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये टॉपिक है हमारे अंदरूनी आज़ा के बारे में। काम में मसरूफ हमारे अंदरूनी आज़ा, अवर बिजी इंटरनल ऑर्गन्स। जमात पंजुम के लिए मजमून है माहौल का मुताला 1 EVS 1। मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, हम इस सबक में देखेंगे कि हमारे जिस्म में कौन कौन से आज़ा मौजूद है और उनका क्या क्या काम है। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले तो अंदरूनी आज़ा को जानने से पहले आपको पता है कि हमारे बैरूनी आज़ा भी है ना, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिसे हम कहते हैं। तो हमारे जिस्म के ये आज़ा आपको अच्छी तरह से पता है, आँख, नाक, मुंह, सर, गर्दन, है ना, पेट, पैर, हथेली और उंगलियां, बाजू, कोहनी, सीना, गर्दन, ये तमाम हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, हमारे जिस्म के आज़ा है। लेकिन ये हमारे बैरूनी आज़ा है जिन्हें हम आसानी देख सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर भी कुछ आज़ा मौजूद हैं, तो इन्हें अंदरूनी आज़ा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सर में या हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद है हमारा ब्रेन, दिमाग, और पेट में है अंदर स्टमक, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक यानी आपका मैदा। उसके बाद लंग्स मौजूद होते हैं, फेफड़े, हार्ट, दिल जो सबसे अहम है। फिर उसके बाद किडनी, तो या गुर्दे जिसे कहते हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, ये हमें नजर नहीं आते, इसलिए इन्हें अंदरूनी आज़ा कहते हैं, क्योंकि ये जिस्म के अंदर मौजूद है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। और अभी जो हमने देखे आंख, नाक, कान, मुंह, ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं। तो आज इस चैप्टर में हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। हमारे जिस्म में तनफ्फुस, हाजिमा वगैरह जैसे कई अफ़ाल मखसूस आज़ा के जरिए मुसलसल जारी रहते हैं। हम इनमें से चंद अफ़ाल और इनको अंजाम देने वाले आज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। हमारे जिस्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इन्हिज़ाम, और इसकी तरह के और बहुत सारे अफ़ाल हैं जो मखसूस आज़ा मिलकर करते हैं। तो बॉडी सिस्टम्स यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हो, आपको बताया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इन तमाम के बारे में आज हम इस चैप्टर में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले है तनफ्फुस। आपको अच्छी तरह से पता है कि तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है ना। हम जब सांस लेते हैं तो उस दौरान हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। तो यही अमल क्या कहलाता है? तनफ्फुस कहलाता है। और तमाम जानदार, जितने भी जानदार रुए जमीन पर मौजूद है, उन तमाम में तनफ्फुस का ये अमल या ये रेस्पिरेशन जो है ये होता है, ठीक है। और निजाम तनफ्फुस किसको कहते हैं? तनफ्फुस का अमल तो हमने देख लिया कि क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? जब बहुत सारे आज़ा मिलकर एक फेल अंजाम देते हैं, एक काम अंजाम देते हैं, तो उसको कहते हैं निज़ाम या सिस्टम, ठीक है।
और ऐसे बहुत सारे निज़ाम या ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो आज हम देख रहे हैं सबसे पहले निज़ाम तनफ़ुस के बारे में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन का जिस्म को मुसलसल दस्तयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से जिस्म में तनफ़ुस का जो अमल है ये मुसलसल जारी रहता है। यानी आपको पता भी नहीं है, लेकिन मुसलसल सोते जागते उठते बैठते आपके जिस्म में तनफ़ुस का ये अमल जारी है। हमारे जिस्म में तनफ़ुस का अमल अंजाम देने वाले जो है आज़ा हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। ऊपर दी हुई शक्ल में तनफुसी आज़ा बताए गए हैं। कौन कौन से आज़ा हैं? नाक है, सांस की नली है, फेफड़े और हिजाब हाजिज। और इसको इंग्लिश में कहते हैं, नाक को तो पता है आपको, नोज कहते हैं, फिर सांस की नली होती है ट्रैकिया, फिर होते हैं फेफड़े यानी लंग्स, फिर उसके बाद होते हैं हिजाब हाजिज यानी डायफ्राम। ठीक है, तो सांस लेने पर नाक से अंदर जाने वाली हवा सांस की नली में दाखिल होती है। सांस की नली जो है वहां पर दो शाखों में तकसीम होती है, इनके जरिए हवा फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में इन दो शाखों से कई शाखें निकलती है। हर एक शाख के सिरे पर जो है थैलियां होती हैं। इन थैलियों को हवा की थैलियां कहते हैं। अब हम एक एक करके इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, तमाम आज़ा के बारे में। सबसे पहला है नाक। नाक जो है आपको पता है कि बहुत अहम हमारे जिस्म का उज़्व है और ये बैरूनी पार्ट में आता है। ठीक है, बैरूनी आज़ा में इसका शुमार होता है नाक का। नाक के जरिए हम क्या करते हैं, बाहर की जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो हम अपने जिस्म में लेते हैं। देखिए, कभी हमें सर्दी हो जाए या हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है ना, सांस लेने में। खासकर रात में सोते वक्त हमें नींद नहीं आती सही तरह से। तो ये जो नाक आपकी सही तरह से अफ़ाल अंजाम दे रही है, तो ये भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। उसके बाद आती है सांस की नली। जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है नाक से होकर कहाँ जाती है, आपकी सांस की नली में जाती है, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। तस्वीर में आप सांस की नली का स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं। और ये सांस की नली ऊपर कहाँ जुड़ी है, नाक से, और नीचे जुड़ी हुई है ये हमारे फेफड़ों से। ये हमारे फेफड़े हैं। वो जो आपकी सांस की नली है वो आगे जाकर दो शाखों में तकसीम हो जाती है, और आपके जो दोनों लंग्स हैं, ठीक है, इसको लंग्स कहते हैं, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में, दो लंग्स आपके मौजूद हैं। फिर ये हवा जो है वहां से उसमें चली जाती है। और जब हम सांस लेते हैं उस अमल के दौरान ये जो फेफड़े होते हैं ये फैलते और सिकुड़ते हैं। इसीलिए देखिए, कभी हम अपने सीने पर हाथ रख के देखें तो आपको एहसास होगा कि ये फैल और सिकुड़ रहे हैं। या कोई छोटा बच्चा जब सोता है तो आप उस बच्चे को गौर से देखिए, आपको एहसास होगा कि उसका सीना ऊपर नीचे होता है। तो ये सांस लेने के अमल के दौरान जो आपके लंग्स हैं उसकी वजह से आपके फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। अब फेफड़ों में से हवा आ जाती है कहां पर, फेफड़ों के अंदर जो है हवा की थैलियां मौजूद है। ठीक है, एयर सैक्स जिसे कहते हैं। और ये हवा जो है उन थैलियों में पहुंच जाती है, ब्रोंकली जिसे कहते हैं। और फिर जो है यहां से वो हवा आगे खून में शामिल होती है। सदरी और शिकमी जौफ के दरमियान लचकदार पर्दे जैसा उज्व होता है, उसे हिजाब हाजिज या डायफ्राम कहते हैं। आप नीचे देख सकते हो, ये हिजाब हाजिज भी मुसलसल ऊपर नीचे जो है होता है, और ये बहुत नाजुक होता है, पर्दे जैसा लचकदार उज्व होता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के अमल के दौरान हिजाब हाजिज जो है वो नीचे की जानिब सरकता है। तब सांस के जरिए हवा नाक के रास्ते सांस की नली और उसकी शाखों से आगे हवा की थैलियों में दाखिल होती है। हिजाब हाजिज या पर्दा शिक्म जब ऊपर की जानिब सरकता है तो सांस छोड़ने के जरिए हवा जो है वो खारिज होती है, और एक्चुअल में जो आपके फेफड़े या आपका जो रिब केज है वो ऐसे फैलता है और सिकुड़ता है। जो ऊपर नीचे होता है रिब केज, वो असल में हिजाब हाजिज की हरकत की वजह से ही होता है। आप डायफ्राम देख सकते हैं किस तरह से नीचे ऊपर हो रहा है। तो आपका जो
सीने का पिंजरा है हड्डियों का, या जिसे हम रिब केज कहते हैं, वो भी किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। जब हम सांस लेते हैं तो हिजाब हाजिज नीचे की तरफ सरकता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के दौरान हिजाब हाजिज जो है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ सरकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अमल, सांस लेने और सांस छोड़ने का अमल मुसलसल जारी रहता है। आप तस्वीर में डायफ्राम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हिजाब हाजिज किस तरह से होता है, तस्वीर में बताया गया है। गैसों का लेन देन अब किस तरह से होता है। हवा जूं ही जो है हवा की थैली में पहुंचती है। अब हवा कहाँ गई, पहले नाक से आई सांस की नली में, सांस की नली जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, वहां से हो गई फेफड़ों में, फेफड़ों में जो है हवा की थैलियां मौजूद हैं, वहां से वो हवा आ गई हवा की थैली में। अब हवा की ऑक्सीजन हवा की थैलियों के अतरफ पाई जाने वाली खून की बारीक नालियों में दाखिल हो जाती है। मैंने कहा ना कि वहां से हवा कहाँ जाती है, आपकी खून की नालियों में ऑक्सीजन जो है वो दाखिल होती है और खून के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों में बहाकर जो है उसको लेकर जाती है। इस वक्त जिस्म के तमाम हिस्सों से खून के साथ आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड हवा की थैलियों में मौजूद हवा में मिल जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस्म से बाहर खारिज होती है। इस तरह हवा की थैलियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। तो जो ऑक्सीजन वाली जो हवा है जो वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाई जाती है उसको कहते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो, और लाल कलर की नालियों से देखिए यहाँ पे बताया गया है। और जो हवा फिर वहां से वापस फेफड़ों में आती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको ऑक्सीजन पुअर ब्लड आप यहाँ पर देख सकते हो जिसको नीले कलर की नालियों से बताया गया है। और फिर वहां से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जिस्म के बाहर खारिज कर दी जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ हवा की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत नहीं होती। अब देखते हैं उज़वी निज़ाम किसे कहते हैं। अभी हमने ये सारे बहुत सारे जो है हमने आज़ा देखे, अंदरूनी आज़ा और बैरूनी आज़ा। जैसे हमने नाक देखे, बैरूनी उज़्व है, फिर उसके बाद सांस की नाली, उसके बाद फेफड़े, रिब केज और हिजाब हाजिज, ये तमाम मिलकर क्या कर रहे हैं, तनफुस का फेल अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक भी उज़्व अगर ठीक तरह काम ना कर रहा हो तो तनफुस का अमल मुकम्मल नहीं होगा। तो आज़ा का ऐसा ग्रोह जो जिस्म का कोई एक फेल अंजाम दे उसे उज़वी निज़ाम कहते हैं, बॉडी सिस्टम कहते हैं उसे। और ऐसे बहुत सारे बॉडी सिस्टम हमारे जिस्म में मौजूद है, इसीलिए नाक, सांस की नाली, फेफड़े, हिजाब हाजिज को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं, तनफुसी निज़ाम या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे सिस्टम मौजूद है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, अज़बी निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमी निज़ाम है, और निज़ाम इंहिज़ाम जिसे कहते हैं। आगे हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अभी हमने देखे, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, तौलीदी निज़ाम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी निज़ाम इखराज, इसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। और इसके बाद स्केलेटल सिस्टम भी है, इसके बारे में भी हम आगे मालूमात हासिल करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है और ये एक साथ बैक वक्त सारे सिस्टम जो है काम कर रहे होते हैं, इसीलिए हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी एक उज्व काम करना छोड़ दे या कोई एक उज्व आपका तनफुसी निज़ाम या कोई और सिस्टम इस बॉडी का आपके अगर सही तरह से काम ना करे तो आप बीमार पड़ जाएंगे या आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमारी छोटी सी बॉडी को कितना कॉम्पैक्ट बनाया है कि उसके अंदर इतने सारे अंदरूनी आज़ा, बैरूनी आज़ा, इतने सारे सिस्टम मौजूद है और सब अपने अपने काम बराबर अंजाम दे रहे होते हैं। तो आप अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, ना अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो बेशक हम अल्लाह ताला की हर हर नेमत का बहुत शुक्र अदा करते हैं। अब जिस्म के बाहर की हवा में गिर्द और धूल
धुएं के ज़र्रात हो सकते हैं ना। अक्सर हम सफर कर रहे हो तो आप रास्ते में देखते हो कि ट्रैफिक अगर बहुत है तो गाड़ियों का धुआं, धूल, मिट्टी के ज़र्रात होते हैं उसमें, और अगर कहीं पे आग लग गई हो तो उस धुएं में भी जो है बहुत पोल्यूशन हो गया है, खासकर शहरी इलाकों में। तो वो जो बेकार हवा है या आलूदा हवा है, जब वो अगर आपके जिस्म में जाएगी और उसमें मौजूद जरासीम भी हो सकते हैं तो वो आपके जिस्म को तकलीफ पहुंचा सकते हैं ना। तो इसीलिए तनफुसी आज़ा की अंदरूनी जिल्द पर बारीक बाल की तरह रुए होते हैं, ठीक है। तनफुसी आज़ा की अंदरूनी सतह पर एक चिपचिपा मादा भी होता है, हवा में मौजूद जर्रात उस पर चिपक जाते हैं। नतीजे में हवा में मौजूद जर्रात, जो मुजीर जर्रात हैं, वो फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकते। देखिए अल्लाह ताला ने आपकी नाक में जो बाल दिए हैं ना आपको, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारे जिस्म का एक एक उज़्व जो है वो जो काम कर रहा है या उसके होने के पीछे कोई ना कोई वजह है। जो आपकी नाक में बाल है, इसके पीछे भी एक वजह है कि आपकी जो नाक के बाल होते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो ये नाक के बाल धूल, मिट्टी, गिर्द के ज़रातों को वहीं पर रोक देते हैं, उसे अंदर नहीं जाने देते। इसी तरह नाक में एक चिपचिपा मादा भी होता है ना, जिसको आप लोग जो है नोजी या सेमुड़ इस तरह से कहते हैं ना। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आप की नाक में जाने वाला जो धुआं है, धूल मिट्टी के ज़र्रात है या जो बीमारी के जरासीम है, वो वहीं रोक लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो मुज़ीर ज़र्रात है आपके फेफड़ों में नहीं पहुंचते। इसलिए हमें वक्तन फ़ौक्तन अपनी नाक साफ करती रहनी चाहिए। जो गंदगी वहां जमा हो गई है उसे साफ करके निकाल लेना चाहिए। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया ये मौजूद होते हैं। नोज हेयर देखिए आपको नजर आ रहा है, उसके नीचे सीलिया होता है और फिर जो है म्यूकस का ब्लैंकेट होता है। म्यूकस वही चिपचिपा मादा। तो ये आपका जो आपकी नाक से लेकर सांस की नली तक का जो हिस्सा है वहां पर म्यूकस और सीलिया जो है मौजूद होते हैं, और ये मुसलसल नीचे आप जो है इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू सीलिया का देख सकते हैं कि किस तरह से ये मुसलसल हरकत करते हैं और धूल मिट्टी गिर्द के ज़र्रातों को आगे नहीं जाने देते, उसको वहीं पे रोक लेते हैं। लेकिन हमारा जो इतना अच्छा सिस्टम अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, हाँ, तनफुसी निज़ाम, इसको हम खुद जो है अपने हाथों बर्बाद कर रहे हैं। किस तरह? तंबाकू नोशी के जरिए। बहुत सारे लोगों को जो है तंबाकू खाने का शौक होता है, सिगरेट पीने का शौक होता है, तो ये शौक उनकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा है। तवील अरसे तक तंबाकू नोशी करने की वजह से, यानी सिगरेट पीने की वजह से धुएं के जहरीले मादे फेफड़ों में जमा होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में दाखिल होने वाली हवा पूरी तरह साफ नहीं हो पाती। नतीजे में हवा की आलूदगी फेफड़ों में पहुंचने लगती है और फेफड़ों के अफ़आल में बतदरीज कमी वाक़ई होती है। नतीजे में फेफड़ों के मुख्तलिफ अमराज होने का खदशा रहता है। तो ऐसे लोग जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट में निकोटीन तंबाकू मौजूद होता है, या जो लोग तंबाकू चबाते हैं, खाते भी हैं, उनके भी फेफड़े जो है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो सिगरेट से निकलने वाला धुआं है वो आपके फेफड़ों के लिए इंतहाई मुज़ीर है। और फिर या तो इंसान फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो जाता है या उसे कोई और बीमारी हो जाती है फेफड़ों की, और इस तरह से उसके फेफड़े एक वक्त ऐसा आता है कि काम करना बंद कर देते हैं। सिगरेट या बीड़ी में मौजूद तंबाकू के जो जर्रात की चिपचिपी तय हवा की थैलियों की अंदरूनी सतह पर क्या होती है, अब जमा होने लगती है। अंदर जो हवा की थैलियां हैं, हमने देखे ना फेफड़ों में अंदर हवा की थैलियां हैं, ब्रोंकलीज हैं, जहां से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, आपकी खून में जाती है। तो उस पे जो है वो जमा होने लगती है ये तंबाकू के जर्रात, जिसकी वजह से जिस्म को ऑक्सीजन कम मिकदार में मिलती है। जाहिरी बात है वो ब्रोंकली या हवा की थैलियां जब पूरी निकोटीन से ब्लॉक हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैसे पास होगी वहां से आपके खून में। इसके अलावा तंबाकू के कुछ जहरीले मादे भी हवा की थैलियों में दाखिल होते हैं। ऐसे मुजीर असरात की वजह से तंबाकू नोशी करने वालों को तनफ्फुस की बीमारियां और फेफड़ों के कैंसर जैसे खतरनाक अमराज जो है हो सकते हैं। आप जो है यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं, ऊपर आपको दो फेफड़े नजर आ रहे हैं। सीधे हाथ की तरफ जो
काला फेफड़ा आपको नजर आ रहा है वो एक ऐसे शख्स का फेफड़ा है जो मुसलसल सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू खाता है, तो उनके फेफड़े जो है ऐसे हो जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नजर आ रहा है वो एक आम सेहतमंद इंसान का फेफड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाकर अपने ही आपको दरअसल नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और सिगरेट में आप देख सकते हो कितनी तरह की चीजें होती हैं, निकोटीन होता है, अमोनिया होता है जो टॉयलेट साफ करने के काम आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मिथेनॉल होता है, यानी बहुत सारे नुकसानदा मादे सिगरेट में मौजूद होते हैं। और ये आप लोग देख सकते हो बताया गया है कि नॉर्मल ब्रोंकली किस तरह से है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए नॉर्मल ब्रोंकली बताई गई है, और राइट हैंड साइड पर जो है ये ब्रोंकली उस शख्स की है जिसको सिगरेट पीने की वजह से उसकी सतहों पर धूल मिट्टी के जर्रात जो है चिपक गए, और वो जो थैली है, हवा की थैली, उसका मुंह क्या हो गया, छोटा हो गया, नैरो हो गया है। इसी तरह से जो शख्स बहुत ज्यादा तंबाकू या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके दांत पर भी इसके असरात होते हैं, उनके दांत पीले पड़ जाते हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हो एक सेहतमंद इंसान जो होता है उसके दांत नीचे बताए गए हैं आपको, और एक ऐसा शख्स जो मुसलसल सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू का इस्तेमाल करता है उनके दांत जो है वो भी सड़ने लगते हैं। तो इस तरह से जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं दरअसल वो अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे अतराफ तंबाकू नोशी करने वाले लोग जो पाए जाते हैं वो खुद तो अपने आप को नुकसान पहुंचाते ही हैं, अपने अतराफ में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी जो है ये इफेक्ट करती है ये चीज। अगर हमारे आसपास में कोई सिगरेट पी रहा होता है तो हमारी आंखों में जलन होती है, गले में जलन होती है, सर दर्द करने लगता है, सिकनेस का एहसास होता है। अवामी मकामात पर जो है तंबाकू नोशी पर कानूनी पाबंदी आयद कर दी गई है, और अगर कोई शख्स कहीं पर सिगरेट, बीड़ी पीता हुआ अवामी मकामात यानी पब्लिक प्लेसेस पर कोई पीता हुआ पाया जाता है तो उसे फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई सवालात है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। सबक हमारा यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद वाले वीडियो में पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंहिज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस हमारे मिलते रहें तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।